Hello to all. So let's discuss the ST number 336. Okay. Let's start discussion ST number 336. Okay, so we have question number 76. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है. हमें ये देखना है द कमेंसमेंट ऑफ एडजेसिंग वर्ड विद द सेम लेटर. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ दिस इन हिंदी इसका मतलब है कि कोई भी वर्ड, जैसे कि हम कहें कि स्टेलर स्टूडेंट्स are singing you can see here each word consists here S and here it is also S and here it is also S. तो हर सेंटेंस में एक एस 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 आया हुआ है. दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इसके लिए एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन. एलिटरेशन कहते हैं. जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कनक कनक ते सौगुनी मात गदा अधिकाय समथिंग. उसी तरीके से मीनिंग कई बार सेम लेटर सेम अल्फाबेट का ये साउंड एक ही बार कई तीन बार आया हुआ है. दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ यू कैन से अल्फाबेट. ये वर्णमाला की ये जो रिपीटेशन है इसी को हम कहते हैं एलिटरेशन. सो दिस विल बी आवर आंसर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पन? यप, पन का क्या मतलब है ये हम समझेंगे. पन मतलब होता है क्लियरली एक ऐसा जोक, एक ह्यूमरस जोक, एक ऐसा जोक जिसके एक नहीं बल्कि 2-3 मीनिंग्स हो, कई मीनिंग्स हो. यू कैन से अ जोक, अ वर्ड साउंड लाइक सिमिलर बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग. ओके, अ जोक और वर्ड, अ जोक or word. Basically this word is one is a formal and one is a slang. Yes, of course you are getting me right. A joke or word sounds like similar sounds like similar जो कि सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है. बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, बट हैविंग having this different meaning. Next, what is the transferred epithet? Transferred epithet का मतलब होता है किसी का गुण किसी में आ जाना. जैसे आ जाना. Oxymoron is a figure of speech. Transferred epithet is also a figure of speech and alliteration is also a figure of speech. लेकिन इस figure of speech में यही है कि एक ही जो आपका अल्फाबेट है, जो एक आपका लेटर है, कहने का मतलब वो लेटर कई बार रिपीट होता है. दैट इज कॉल्ड एटिलरेशन. इस एग्जाम्पल से यू विल बी वेरी क्लियर कि व्हाट विल बी आवर आंसर. सो नेक्स्ट, मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 77. हियर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन. कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप. एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर समुदाय का, समूह के प्रथा को क्या कहते हैं? इसके लिए सिंपल सा वो है कि हमें चारों की मीनिंग देखनी पड़ेगी. सो हियर देखिए, इट विल बी आंसर विल बी मोरिस. आंसर हमारा होगा मोरिस. मोरिस क्यों होगा? मोरिस का मतलब होता है एक विशेष समुदाय की जो प्रथा होती है. कस्टम. मोरिस इज अ सिनोनिम ऑफ कस्टम. यू कैन राइट ऑल्सो दिस is both. If you are saying I am following my mores, it mean I am following my customs. Yes, of course. मतलब अब क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशन क्यों नहीं हो सकता? We will discuss later. Let me clear this one. Mores का मतलब होता है विशेष समुदाय की प्रथा. A custom of special group. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन? ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी एक आप कह सकते हो एक जो कुछ भी एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रथा. दैट इज कॉल्ड एक ऐसी प्रथा जो कि जनरेशन टू जनरेशन
ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं ट्रेडिशन। सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी जैसे फास्ट आप ऑब्जर्व करते हैं, या सपोज दैट करवा चौथ का फास्ट होता है, या कोई भी ऐसा जो हर जगह पे नहीं होता है, हर फैमिली मेंबर्स उसे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर में जैसे कि सेलिब्रेट होता है तो फिर वो उनके बेटियां फिर करती हैं, फिर वो उनकी बेटियां, समथिंग ऐसे प्रथा जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, वैसे कहते हैं ट्रेडिशन। और मीनिंग ऑफ राइट क्या मतलब है? राइट का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक जो सिंपली जो धार्मिक संस्कार होता है, हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज आर नॉन एज राइट्स। तो रिलीजियस एक्टिविटीज और रिलीजियस, ये राइट्स और रिचुअल आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। देखेंगे रिचुअल्स का मतलब जो होता है, जो रिलीजन में आप जो पूजा पाठ धर्म कांड कुछ भी करते हो, वो एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर से जो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिचुअल। तो यहाँ पे ये पूछे एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रथा को क्या कहते हैं, दैट इज मोरिस। ओके, मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 78, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड। ओके, यानी देखिए सिंपल सी बात है, इसका आंसर है इस्थमस। इस्थमस की मीनिंग यहाँ पे होती है पेनिनसुला। आप जानते हैं जो ऐसे निकला हुआ भाग होता है बाहर का, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। स्ट्रेट का मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं कि सपोज दैट स्ट्रेट मीन्स, समझने की कोशिश करिए, सपोज दैट लैंड नंबर 1 ये एक भूमि है और यहाँ पे एक पतली सी किनाल गई हुई है, नहर, दिस इज कॉल्ड नहर। और ये लैंड नंबर 2 है, दिस इज लैंड नंबर 2। और ये जो एक नहर है, जो एक स्ट्रिप, एक नैरो सी लाइन जो ये जुड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी का टर्मिनोलॉजी है ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। गॉट इट? इस जो पतली पट्टी को कहते हैं उसे, इस दो जमीन के पास जो होती है। अब व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे आपको लैंड होता है और यहाँ भी लैंड होता है, और लेकिन यहाँ पे भूमि होती है और इसके आसपास हर जगह रिवर, पानी गिरा होता है, पानी से कवर्ड होता है। तो ये जो पतली पट्टी जाती है, लेकिन इसमें पानी इसमें फ्लो होता रहता है, इसमें नहर की तरह, लेकिन इसमें पानी नहीं, ये पतली सी एक लैंड होती है, दिस इज लाइन ऑफ लैंड यू कैन से। इसे हम कहते हैं इस्थमस, इस पार्ट को, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। इसे हिंदी में स्थल, डमरू, समथिंग लाइक दैट, बट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट इज very much essential here. So moving with the question number 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो इस पार्ट में आपको देखना है कि अगर किसी पार्ट में एरर है तो आपको वो बताना। जिस पार्ट में एरर है, जैसे द कांस्टेंट शॉट ऑफ स्लोगन्स डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री एंड नो एरर। ओके, पार्ट ए देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं, पार्ट सी एंड पार्ट डी में तो नो एरर है। तो कांस्टेंट शाउट, यानी कांस्टेंट के साथ में यहाँ पे कांस्टेंट शाउटिंग कहने का मतलब है कि लगातार जो नारेबाजी होती है उससे हमारे देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ओके, ये तो यही कहना चाहते हैं। तो कांस्टेंट शाउटिंग, तो ये नहीं, लगातार जो नारे होते हैं चिल्लाते हुए, उनसे हमारे देश का समाधान नहीं हो सकता। इट विल बी व्हाट? शाउटिंग, SHOU। सो उसके बाद जो है हमारा दूसरा है ये, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट नैगिंग इज नॉट गुड, मतलब बार बार मीन मेक निकालना, कांस्टेंट नैगिंग होता है, कांस्टेंट नैगिंग यानी बार बार नैग करना, वर्ब है नैगिंग यानी कांस्टेंट नैगिंग, दिस इज डिफरेंट, शाउटिंग ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट समर ही वेंट, ये पास्ट में सेंटेंस है, लास्ट समर ही वेंट, ठीक है, पिछले गर्मियों में वो गया हिज अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंजॉयड जो वर्ड है, ये इंजॉयड, उसके साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, अकेले नहीं आता। ऐसे करके आई इंजॉयड माई सेल्फ अगर आप करेंगे, या कुछ ऐसे हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे आपको कहना होगा ही इंजॉयड, लास्ट समर ही वेंट, ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही का आप देखिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे शी होता तो हर सेल्फ हो जाता, बट हियर आर ऑप्शन, आवर सब्जेक्ट इज दिस, यू कैन से लास्ट समर ही, so here it will be himself, like that. The same word absent,
ही मेड हिमसेल्फ एब्सेंट, उसने अपने खुद को एब्सेंट किया। अवेल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सो ऑन, ऐसे वर्ड है सेट्रा सेट्रा जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट, हर रात मैं 8 बजे सोने जाता हूँ। ये यहाँ पे सीन है, अगर रात में सोने जाता हूँ तो बेड के पहले ये आर्टिकल द नहीं लगेगा, बिकॉज बेड पे यहाँ पे आप पर्पजली सोने के लिए जा रहे हो, जो कि नॉर्मल सी एक एक्टिविटी है कि सोने के लिए। हियर अगर हम किसी और स्पेशल पर्पज से जाते हैं, सपोज दैट कुछ लोग बेड पे खाना खाने के भी पर्पज से जाते हैं, किसी और पर्पज से, तब हम यहाँ पे द लगा के और सेंटेंस आगे होता, तो हम यहाँ पे द ऑलराइट था, बट यहाँ पे पर्पज हमारे सोने का है, तो इसलिए हम आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट। मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 82, ओके, यहाँ पे द पायलट वॉज डैश इंजर्ड, कॉमा ही डाइड विद इन हाफ एन आवर, पायलट बहुत जख्मी हो गया था। अब यहाँ पे आपको फिल करना क्या ऐसी जख्मी थी कि वो बिल्कुल हाफ एन आवर में उसकी डेथ हो गई, ठीक। तो सीरियसली इंजर्ड भी अगर कोई हो तो बचने की संभावना है, हाँ जी। फेटफुली यानी भाग्य से, तो इट इज मीनिंगलेस। वाइटली इंपॉर्टेंट तरीके से, बिल्कुल नहीं। फैटली यानी घातक तरीके से, जानलेवा तरीके से, मतलब डेडली, इसका सिनोनिम होगा डेडली। द पायलट वो डेडली इंजर्ड समवेयर, इट वांट्स टू से फैटली, इट्स अ वेरी इन अ वेरी बैड तरीके से। ओह सच अ प्रिटी गर्ल फुल स्टॉप whom has she, इतनी सुंदर लड़की, एक इतनी सुंदर लड़की, whom has she, जैसा कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी ज्यादा सुंदर लड़की जैसा कि नहीं दिखने को मिलती जल, एक इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है। तो आपको पता है हैज लगा हुआ है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, यू कैन गेस ऑल्सो, बट ये एक इडियमेटिक तरीका भी है कहने का, एक्सक्लेमेटरी, इट विल बी टेकन आफ्टर, नहीं देगा इस तरीके से, अर्थात ये कहना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंट है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी व्हाट रिवाइव, यानी रिवाइव करने का मतलब है कि पहले से के रूप में आ जाना। जैसे आपको रिवाइव का मतलब होता है कि सपोज दैट पहले आप बहुत बुरे फॉर्म में थे, आपको बहुत कोई बीमारी हुई है, तो ही रिकवरी होना किसी चीज को, अच्छे फॉर्म में वापस आ जाना। लिफ्ट होना, उठना, ये भी नहीं हो सकता। और फ्लरिश यानी बर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिनोनिम इसका आप लिख ले कृपया, बर्जन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम, you should write down. Burgeon demands, burgeon population, flourish, the smile on her, you can see the flourishing smile on her lips or face, you can say, so it will be, our answer will be D, rise, begin to rise again soon। 85, ओके, आपने अगर अभी ग्रिड अप वंस लायंस, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो ये एक ईडियम है बाइबल में, बाइबल से ही ये वर्ड आया हुआ, ग्रिड अप वंस लायन। ये और बहुत ही इसका जो मतलब है बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से आया है इसका मतलब, बिल्कुल एक कोई, अगर आप इसे डेप्थ में पढ़ना शुरू करें तो। लेकिन यहाँ पे खैर जो ईडियम है इसका मतलब है कि कोई भी चीज जनरली हम कह सकते हैं कि अपनी कोई नए एक्शन को प्लान करना एक तरीके से, ठीक है। लीव बैग एंड बैगेज नहीं, लायन क्लॉथ नहीं, हंट फॉर लायन नहीं, बल्कि गेट रेडी फॉर अ जॉब, या कोई चीज नई प्लान करना फ्यूचर के लिए, ये इसकी मीनिंग है। एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज के शीर्ष पे हो, एट द पीक ऑफ समथिंग, किसी ऐसी परिस्थिति में हो जो कि बिल्कुल एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच जाए, वो परिस्थिति हो, ठीक है, उसे कहते हैं एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ शिप, ये भी नहीं होगा। एट द मेन सिचुएशन, यस ऑफ कोर्स वी गॉट आवर मीनिंग, एंड लुक एट ओवर ऑल्सो हियर डाउन। इन द सेंटर ऑफ अ स्टॉर्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। एट द पीक ऑफ, एट द हेल्म ऑफ का मतलब एट द पीक ऑफ, ओके। इन द सेंटर ऑफ शिप, नो। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब होता है बहुत ही छोटे संख्या में, बहुत ही छोटी संख्या में,
तो दैट इज कॉल्ड अ वेरी स्मॉल इन नंबर, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अ फॉरेन बिटवीन, नो। ए, बहुत लोग ये कंफ्यूज होंगे, इसे आप समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फ्यू जो है नंबर के लिए आता है, कॉमन सेंस से भी आप गेस कर सकते हो, तो ये क्वांटिटी के लिए नहीं आ सकता। फ्यू ऑलवेज कम्स फॉर नंबर, so it is our answer, very small in number. Moving with the question number 88. So here we have a passage. तो हमारे पास यहाँ पे पैसेज है, आप देख सकते हैं। तो पैसेज एक बार देखते हैं क्या है पैसेज में, उसके बाद डिस्कस। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज that a city need to be a frustrator of life. What is the meaning of frustrator? Frustrator का मतलब होता है कि to prevent somebody from completing or accomplishing some task or to discourage, okay, किसी को ऐसा करना. It can be the among other thing a mechanism of enhancing life for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities, full stop. But for that to happen deliberately and drastic planning. Deliberately आपके सिनोनिम्स में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है जानबूझकर। अब यहाँ तक आपने पैसे इसको समझा क्या है, तो बहुत ही इन प्लान्ड वे, प्लानिंग के तरीके से। एंड नीडेड टाउन एज मच एज एनिमल मस्ट हैव देयर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स. Those for transport and circulation are an obvious example. What we need now are organ system for recreation, leisure, culture, community expression, the means abundance of open space, easy access to unspoiled nature, beauty in parks and in fine buildings, gymnasia and swimming bath and recreation grounds in plenty, central spaces for celebrations and demonstrations, half for citizens meeting, concert hall and theaters and cinemas that belongs to the city. And the buildings must not be built anyhow or dumped down anywhere. Both they and their grouping should mean something important to the people of the place. Okay. तो यहाँ पे जो ये पूरी बात कर रही, एक अच्छे और प्लान्ड, आपने देखा पैसेज में एक थीम है, ये पूरी है कि एक बहुत ही अच्छी सिटी की बात कर रही है कि हमें कितनी आवश्यकता है एक बहुत प्यारी अच्छी सिटी की। और जो कह रहे हैं कि सिटी है जीवन की हर आवश्यकता को प्रोवाइड कर सकता है, उपलब्ध करा सकता है। और अगर हम बात करें तो जो एक ये हमारी जिंदगी के टोन को पूरी तरीके से एक जो रिस्ट है, जो हमारे इंथुजियाज्म है, उसको और भी अधिक मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है। और हमारे फुल लाइफ को जो है एक सिटी ही एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकती है। सिटी पे इतना ज़्यादा फोकस है, चाहे वो एनिमल हो या कुछ भी हो, या फिर बात रही हमारी लीजर की, कल्चर की, कम्युनिटी की, एक्सप्रेशन की, सारी चीज़ें एक सिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है ये बात कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी, एक सुटेबल टाइटल क्या होगा? टाउन है वर्सेस एनिमल? नो, ऑब्वियसली नो। द नीड फॉर प्लान्ड सिटी, ऑफ कोर्स एक जो है प्लानिंग के तहत जो सिटी की एक स्ट्रक्चर की बात करी है इसमें पैसेज में, तो वी गॉट आवर आंसर। बट लेट्स सी कि सी और डी भी हो सकते हैं कि नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं करी पूरे पैसेज में। द नीड फॉर एन एंटरटेनमेंट सेंटर इन सिटी, नो, इट डिड नॉट बी आंसर. So the option will be B, obviously. A city need not a frustrator of life, means that क्या मतलब है इसका कि frustrator नहीं है, इसका मतलब देखते हैं। One who does not expect fulfillment of all life requirements for city, no. City life provides all the essential need of life, yes of course. सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करती हैं, तो it would be our answer. Now moving with the question number 90. According to the author, the fraction of city is to, city का fraction कैसे possible है, ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। Provide adequate community expression, no. Make available center of recreation and public gathering, no. और yes, ये होगा, कहने का मतलब है कि बिल्कुल ओनली ए सिटी कैन प्रोवाइड, जो आपका है ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फ्रैक्शन ऑफ सिटी, अगर आप ध्यान से, ऑफ ए सिटी इज 2.
सिटी का क्या वो होना चाहिए, तो ये आप देखिए, मेक अवेलेबल सेंटर फॉर रिक्रिएशन एंड पब्लिक गैदरिंग, नई बात करिए। फैसिलिटेट ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, इसकी भी बात आप कहें तो हाँ कुछ हद तक देखते हैं। रेज द टोन ऑफ लाइफ एंड मेक इट, यस ऑफ कोर्स, जिंदगी के उद्देश्य को और बढ़ाना और अर्थपरक करना ही सिटी का जो खास जो है, इससे जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सिटी इज पॉसिबल, यू कैन से। 91, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइज दैट, ओपनिंग सेंटेंस जो पैसेज का है वो क्या एक नतीजा, एक क्या किस तरफ इशारा करता है, क्या इशारा करता है। अगर देखें ओपनिंग पैसेज तो देखते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग अ डिसेंट लाइफ कैन नॉट बी फाउंड इन सिटी, ये तो बात ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो सिटी में ही बात हो रही हैं। ओनली अ सिटी कैन प्रोवाइड द मीन्स टू लीड अ फुलफिल लाइफ, यस ऑफ कोर्स सिटी की बात करते हैं, लेकिन और देखते हैं, एमंग अदर प्लेस अ सिटी कैन ऑल्सो हेल्प मैन टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अमंग अदर प्लेस की भी बात नहीं इतने फोर्सिबली उसने कही है, कही ही नहीं एक तरह से। अ सिटी प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर गुड लिविंग विलेज, यस, लेकिन ये हमारा ऑप्शन, ओनली अ सिटी कैन प्रोवाइड मीन्स टू लीड अ फुल लाइफ, इट विल बी आवर आंसर। मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर, ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ, अगर इस सेंटेंस में कोई, इफ देयर इज एनी एरर इन दिस सेंटेंस यू विल हैव टू इम्प्रूव दिस, ये है करना आपको। His flute recitation was highly appreciated. What is the meaning of flute recitation? यानी फ्लूट का चैप्टर, बांसुरी का पार्ट उसका बहुत ही ऐसा है कि उसको अप्रिशिएट करा गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। इसका फ्लूट रेसाइटल का मतलब होता है बांसुरी का वादन करना, बांसुरी बजाना, तो इट विल बी आवर आंसर। फ्लूट प्ले नहीं करेंगे, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा इधर। फ्लूट सिंगिंग भी नो, एंड नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, शी मस्ट, क्वेश्चन पे, शी मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। देखिए ट्राई के बाद अगर मेक आता है, ट्राई और मेक दो अब एक साथ इस तरीके से, ट्राई टू मेक हमेशा होता है, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, तो इट वुड बी आंसर शी मस्ट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ऑप्शन वुड बी बी। 93, 94, दीज आर योर न्यू शूज, आरंट दे, प्लूरल, आपको शूज की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, आरंट दे, और आरंट दे विल बी ट्रांसफर लाइक दिस, आरंट दीज, यस ऑफ कोर्स, और नो इम्प्रूवमेंट, और इजंट इट, और दिस, ऑफ कोर्स आरंट दे, शूज के पेयर हैं, प्लूरल की तरह बड़े हैं, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड एट ऑल, किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है। शूज अगर प्यारे हैं तो आरंट इट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आर दे तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। सेंटेंस, गिवन सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो आप जानते हैं अगर इफ द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव इन क्वेश्चन टैग यू विल हैव टू मेक इट नेगेटिव, सो हमारा आंसर आर एंड दीज। नेक्स्ट, मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 95, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, पर्जेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्जेट्री, यानी किसी को यातना देना बहुत ज्यादा, तो राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑल्सो, दैट इज ट्रवेल, पहले हम देख लेते हैं, और इसका हमें देना है नियरली अपोजिट, तो दूसरा यातना देना, किसी को बहुत सम्मान देना, सेलेस्टिकल, प्रॉक्सिमिटी, निकटता, ब्रह्मांड से, फ्लॉलेस यानी इम्पैकेबल, जो कि स्पॉटलेस हो, शी हैज गॉट अ फ्लॉलेस पर्सनैलिटी, आई कैन सी द फ्लॉलेस स्माइल ऑन हर फेस, इम्पैकेबल, ओके, तो ये रिवॉर्ड विल बी इट्स आंसर परजरी। राइट डाउन द सिनोनिम, ट्रवेल, TRAVAIL, मतलब इसका मतलब होता है कि लेबर पे, अ ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन, जो बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक श्रम होता है, स्पेशली दिस वर्ड कम फॉर द लेबर पेन। डू यू नो द लेबर पेन, जो स्त्री गर्भ जो डिलीवरी करती है बच्चे के, जब डिलीवरी होती है तो वो जो पेन सफ़र करती है, दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम, इफ यू आर सेइंग शी हैज़ अ ट्रवेल, तो उसका ट्रवेल हो रहा है की प्रॉब्लम है, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल exertion, okay, travel. And next word, write the synonym, ordeal, a severe mental or physical pain, ordeal. And you can write also the word trauma, it is very nice word, TRAUMA, trauma. And write also torment, TORMENT, torment. And agony,
Gony. These are the synonyms. And also write anguish, vedana, pida, suffering. You can also write suffering. It's a remote one. It's a okay. This is the flavor of the word. You can use for negative also, suffering. Okay. क्लेमेंसी यानी मिजाज, जो दया का भाव होता है, जो फीलिंग आपकी जो दया की है, काइंडनेस, इट इज समथिंग. कॉर्पोरल यानी जो कार्नल से बना है, कॉर्पोरल यानी फिजिकल, जो शारीरिक हो. और दया, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर, इसकी सिनोनिम रख लें मर्सी, काइंडनेस, टॉलरेंस भी हो सकता है. अब कॉम्प्रोमाइज, सेंसिबिलिटी, नो इट विल बी इंटॉलरेंट. जो इंटॉलरेंट होगा वो ज़्यादा क्रूएल होगा, अनकाइंड होगा, दया का उल्टा. सो मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 97. ओके, इक्वानिमी. ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सही स्पेलिंग वर्ड किसकी है? इक्वानिमिटी. दिस इज इक्वानिमिटी. व्हाट इज द मीनिंग? इक्वा मीन्स इक्वल, एनिमस मतलब माइंड, हार्ट एंड सोल. यू कैन से इक्वानिमिटी यानी दिल की और जो आपकी आत्मा की जो एकता होती है, इक्वानिमिटी, इसका एडजेक्टिव इक्वानिमस बन जाएगा. इक्वानिमस. भागवत गीता टीचर्स अबाउट इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी के बारे में बताती है, आप कह सकते हो. नेक्स्ट देखिए वेटरनिटी. आपको दे रहा है वेटेरिनरी की स्पेलिंग देखिए. वेटेरिनरी की स्पेलिंग VETE होना चाहिए, नहीं है. वेटेरिनरी का मतलब होता है जो पशुओं के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं. देखिए यहाँ पे पहले आ गया इसलिए नहीं. इसकी स्पेलिंग बहुत आसान है. VETE, वेटेरिनरी, NARY, वेटेरिनरी यानी पशु चिकित्सालय. 99. ओके, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जिद्दी. इफ यू आर सेइंग ही इज एन इंट्रांसिजेंट चाइल्ड, इट मीन वो बहुत ही जिद्दी किस्म का बच्चा है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रांसिजेंट. आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हो. किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में आप सिनोनिम्स लिख सकते हो. आपको मीनिंग जानना होता है कि अगर आप डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में लिखते हैं तो आपको कई सारे वर्ड्स भी आ जाते हैं. लेकिन एग्जाम्स में जो आपका, जैसे ये एडजेक्टिव है इंट्रांसिजेंट, तो एडजेक्टिव में ही 4 ऑप्शंस देंगे. बट अगर आप डिफरेंट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और भी मल्टी फ्लेवर्स में यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वोकैबुलरी. ओके, सो यू कैन सी हियर कि इंट्रांसिजेंट का मतलब जो बच्चा जो स्टबन हो, जिद्दी हो, स्टबन, काफी रिजिड हो. रिकैल्सिट्रेंट चाइल्ड, रिकैल्सिट्रेंट भी बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं, लेकिन ये आपका में आएगा इसलिए अथॉरिटेटिव. अथॉरिटेटिव का मतलब होता है जो ऑफिशियल्स होते हैं, आधिकारिक जो होते हैं, आधिकारिक चीज़ें होती हैं जिन्हें कमांड देने का अधिकार हो, ये नहीं हो सकता. इम्पर्सनल. इम्पर्सनल का मतलब है जो चीज़ व्यक्तिगत ना हो, बिल्कुल जो है इम्पर्सनली कोई चीज़ कहना. इम्पर्सनल कहना यानी कोई चीज़ अनबायस्ड हो, न्यूट्रल एक तरीके से, इम्पर्सनल. ठीक है, ये भी नहीं होगा. स्ट्रेनुअस, बहुत थका देने वाला, जैसे यू कैन से क्लाइंबिंग माउंटेन इज स्ट्रेनुअस टास्क. अनबेंडिंग, इट विल बी सिनोनिम बिकॉज अनबेंडिंग भी आप एक लिख सकते हो, अनबेंडिंग. यस ऑफ कोर्स. इनफ्लेक्सिबल भी आप लिख सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल. प्लीज इसके आप एंटोनिम्स भी लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड ऑल्सो. दैट इज docile, DOCILE. If somebody is docile, it means easy to handle or manage. Okay. Pliant, you can say PLIANT, ये भी लिख सकते हैं, but docile is sufficient, I think. देखिए यहाँ सपोरेटिक, द लास्ट क्वेश्चन पे मूव हो रहे हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 100. सपोरेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ रुक रुक के लगातार हो रही हो, तो दैट इज कॉल्ड हैपनिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल. हैपनिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल. लाइक फोन की घंटी, जब
आपको PNT जो फ़ोन होते हैं पहले रिंग बजती है, समथिंग लाइक ट्रिंग ट्रिंग, देन पॉज, देन स्टार्ट ट्रिंग ट्रिंग समथिंग, इस तरीके से, यानी रुक रुक के कोई चीज़ लगातार हो रही है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक, यानी महामारी जो चीज़ हो जाए किसी चीज़ की, किसी चीज़ का आउटब्रेक, इन्फेस्टेशन या हो जाए। विर्लिंग का क्या मतलब है? विर्लिंग का मतलब कोई चीज़ चक्कर करना, रोटेट करना नहीं। ओकेजनली यस, ऑफकोर्सनली यानी यदा कदा, कभी कभी। स्टैग्नेंट, यस, स्टैग्नेंट का मतलब जिसमें गतिहीन हो, जो बिल्कुल स्टैटिक हो। प्लीज राइट डाउन द सिनोनिम ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट एक्शन कभी होता ही नहीं। अगर कोई कहता है स्टैग्नेंट, बिल्कुल जड़ की तरह, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पॉइंटलेस, बिल्कुल जड़ की तरह, कोई भी वर्क, कोई भी चीज़ ना करने की इच्छा होना। समटाइम्स पीपल सफर दिस स्टैग्नेंट बिहेवियर इन देयर स्टैग्नेंट फीचर्स इन देयर बिहेवियर ऑल्सो। सो स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल स्टेबल हो, बट दिस वर्ड इज इन नेगेटिव वे, यू कैन से स्टैग्नेंट, ये नेगेटिव है, नेगेटिवली यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं स्टेबल, कॉन्सिस्टेंट, अब जिसको कहते हैं स्टैटिक। देखिए सबसे क्लोज सिनोनिम जो आएगा स्टैग्नेंट का वो स्टैटिक आएगा, बहुत ही क्लोज सिनोनिम। और स्टेशनरी भी होता है, स्टेशनरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो कॉपी पेन वाली स्टेशनरी नहीं है, एक स्टेशनरी STATIONARY, स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये तीन सिनोनिम्स जो सबसे क्लोज है, स्टैटिक और स्टेशनरी है। ओके, सो थैंक यू।